हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर नीट। और आज हम लोग वेक्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर तक पढ़ चुके थे। ठीक है। तो कुछ कुछ कंटेंट्स हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वेक्टर एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन ये हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ लिए। नाउ एडिशन एडिशन वाला पार्ट पढ़ लिए हैं, है ना। सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट बाकी है, जो कि आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना, एडिशन वाला पार्ट, और फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। हाँ, दो फैक्टर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। क्या कि जो दो फैक्टर्स रहेगा, तो एक वेक्टर ऐसा रहेगा ए, दूसरा वेक्टर रहेगा ऐसा बी। इसका रिजल्टेंट हम लोग इसका टेल से इसका हेड तक दे देते हैं, है ना। ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते थे, आर निकालना रहेगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते थे। ठीक है। तो देखो, इस फार्मूला का लगाना है ना। इस फार्मूला को लगा के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। और देयर आर टू फोर्स वेक्टर्स, वन ऑफ 5 न्यूटन एंड अदर ऑफ 12 न्यूटन। ठीक है, दो फोर्स वेक्टर है ना, एक 5 न्यूटन का और एक 12 न्यूटन का। और एट व्हाट एंगल द टू वेक्टर्स आर एडेड टू गेट रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 70 न्यूटन, 7 न्यूटन एंड 30 न्यूटन। ठीक है। तो देखो, इस टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है और आसान भी है। ठीक है। जब भी दो वेक्टर का ध्यान सुनना है कि एंगल पे डिपेंड करता है। मान के चलो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ना, इसमें हम लोग 5 न्यूटन लगाएं और 12 न्यूटन किधर भी हो सकता है ना, उसके बीच का एंगल निकालना। मान लो 12 न्यूटन एक ही डायरेक्शन में होता। ठीक है। जब एक ही डायरेक्शन में होगा तो दोनों ऐड हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब ऐड करने से सिंपली ऐड करने से आ जा रहा है, मतलब दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री रहा होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में रहा होगा। सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 डिग्री हो गया। सिमिलरली जब सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है रिजल्टेंट, तो समझ लेना क्या है कि उन दोनों के मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहा होगा, है ना। जैसे यहाँ पे थीटा के लिए 0 डिग्री हो गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा कितना, 5 + 12 यानी 17 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि 17 न्यूटन लाने के लिए बोल रहा है कितने एंगल पे रखेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब सेम ऐड करने से आ जा रहा है, इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में रखे होंगे। इस फॉर्मूले पे भी बैठा के देख सकते हो। यहाँ से आर का वैल्यू बैठा देंगे, ए और बी और कॉस थीटा यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है ना। बस कॉन्सेप्चुअली समझना है कि उसमें टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। हाँ, जहाँ पे हम लोग जैसे नहीं निकाल पाएंगे तो उस टाइम में लगाना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि सपोज एक वेक्टर को हम लोग इधर लगाए 12 न्यूटन और इधर लगा रहे हैं 5 न्यूटन। जब अपोजिट डायरेक्शन लगाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 - 5 यानी 7 न्यूटन। ठीक है। तो 7 न्यूटन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। दैट मीन्स कितना डिग्री पर रखना होगा, दोनों के बीच एंगल हम लोग ले लेंगे 180 डिग्री। अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो 180 डिग्री एंगल लेना है। तो देखो, है ना, 17 न्यूटन लाना था, 12 न्यूटन और 5 न्यूटन दे रखा है। इसमें बोल रहा है कि 17 न्यूटन कितना एंगल पर रखने से रखोगे, तो सेम डायरेक्शन में रखने से रखेंगे, ला सकते हैं। फिर 7 न्यूटन कब लाएंगे, 7 न्यूटन जब अपोजिट डायरेक्शन, एक 12 न्यूटन एक 7 न्यूटन, तो माइनस हो जाएगा, तो 7 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है। तो सिंपल सी बात है ना। 17 न्यूटन के लिए 0 डिग्री और 7 न्यूटन के लिए 180 डिग्री। तो 0 180 फर्स्ट ही ऑप्शन दिख रहा है। और 13 न्यूटन लाना है, 13 न्यूटन लाना है तो, है ना, 5 और 12 के बीच में, सॉरी 5 और 12 से ज़्यादा आएगा। 5 और 12 से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। देखो, इस केस में हम लोग जब निकालना रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब 5, ये 5 हो गया सपोज, और ये हो गया 12। ठीक है, 12 हो गया, दोनों को 90 डिग्री पर रखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। देखो, ये 5 न्यूटन है, इस 12 को यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी, है ना। और रिजल्टेंट ऐसा आ जाएगा। ये 5 और ये 12 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 13 आ जाएगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से 5 12 क्या आ जाता है, अंडर रूट करके निकाल सकते हो। ठीक है, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर यानी 25 + 144, और इसका अंडर रूट आ जाएगा 169 का रूट, तो 13 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि, है ना, एक चीज़ यहाँ पे और समझना है। मतलब सिंपल सी बात है, दोनों को ऐड करने से, सिंपली ऐड करने से रिजल्ट आ जा रहा है तो मतलब 0 डिग्री, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देने से आ जा रहा है, इसका मतलब 180 डिग्री। ठीक है। और, है ना, दोनों से, है ना, दोनों का ऐड और सब्ट्रैक्ट के बीच में कोई वैल्यू आ रहा है तो 0 से 180 डिग्री के बीच में कहीं भी हो सकता है। ठीक है।
मतलब क्या है, जैसे इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है, आर का मैक्सिमम वैल्यू, रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना आ सकता है, 13 जोड़ने से जो आएगा है ना, 12 + 5 मैक्सिमम 13 आ सकता है, सॉरी 17 आ सकता है। मिनिमम कितना आ सकता है, मिनिमम हो गया 12 - 5 यानी 7 हो सकता है। जब इन दोनों के बीच में रहेगा तो इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो 90 डिग्री दिख रहा था है ना, 90 डिग्री पे लाने से 5 और 12 से 13 आ जा रहा है। तो ये आर मैक्स और आर मिनिमम भी याद रखना है कि जो भी वैल्यू आएगा रिजल्टेंट 17 और 7 के बीच में ही आएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा ये तो रिजल्टेंट वाला है, थोड़ी देर में इसको भी, अच्छा चलो इसी कर लेते हैं पहले। वह द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच पी एक्टिंग एट एंगल थीटा। दो फोर्स है ना, एक ऑब्जेक्ट है उसमें दो फोर्स लग रहा है समझो, ये मान के चलो पी लग रहा है इधर और इधर पी लग रहा है ना, दोनों के बीच एंगल दे रखा है थीटा। तो पूछा क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों का फोर्स तो सेम है पी, मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है पी, और थीटा एंगल पे है, तो रिजल्टेंट जो है इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के क्या आएगा, बीच में ही आएगा, ठीक है। और रिजल्टेंट जो इन दोनों के बीच में आएगा और इसका फॉर्मूला आ जाता है 2 sin थीटा + 2p sin θ/2, ठीक है। इसको हम लोग ला भी सकते हो फॉर्मूले से, जैसे r = क्या था, √a² + b² + 2ab cos थीटा, ऐसा लगा सकते हो। तो a के जगह भी p दे रखा है और b की जगह भी p है, तो p² + p² + 2p cos थीटा, थीटा के बोले तो थीटा ही दिया है, तो इसको लिख सकते हैं p² + p² हो गया 2p², और 2p × p 2p² इसको भी लिख सकते हैं, और यहाँ cos थीटा, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं ना कि 2p² कॉमन ले सकते हो है ना, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 1 + cos 2 थीटा होता है, तो लिखते हैं 2 cos² θ/2, ठीक है, 2 cos² θ/2, और मतलब यहाँ जितना एंगल रहेगा उसका हाफ हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा 2 लगा के, तो 1 + यदि cos थीटा रहता तो हाफ एंगल हो गया, सॉरी एक सेकंड 2 cos² थीटा हो जाएगा है ना, 1 + cos 2 थीटा रहेगा, मतलब जितना एंगल रहेगा उसका हाफ हो जाएगा, यहाँ पे 2 थीटा था थीटा हो गया, थीटा रहेगा तो हाफ कर दो, 2 cos² θ/2 ऐसा हो जाएगा। ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखेंगे। तो 1 + cos थीटा की जगह ये लिख देंगे है ना, तो 2p², 1 + cos थीटा की जगह लिख सकते हैं 2 cos² θ/2। अब सोचो कि 2 का रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, p² का रूट कितना आ जाएगा, p आ जाएगा, cos² θ/2 का रूट क्या आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो cos θ/2 है ना, तो यहाँ पे साइन नहीं होगा cos होगा सिर्फ है ना, तो 2p cos θ/2, मतलब ये डायरेक्टली हम लोग लगा भी सकते हैं, ठीक है। कैसे लगा सकते हैं, जैसे मान के चलो क्वेश्चन बोल देगा है ना कि मान लो कि दो वेक्टर है ऐसा है ना, 60 डिग्री पे है, ये 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है, बताओ रिजल्टेंट क्या होगा। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, रिजल्टेंट जब क्या था, दोनों सेम फोर्स लगेगा और दोनों के बीच एंगल कुछ दिया रहेगा, सेम फोर्स लगना चाहिए, सेम वेक्टर होना चाहिए मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो इसका रिजल्टेंट निकालने फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2p cos θ/2 है ना, और 2p की जगह 10 दिया हुआ था, cos थीटा, थीटा की जगह 60 है तो 60/2 हो जाएगा 30, θ/2 यानी 60/2 30 आ जाएगा, तो इधर हो गया 20 और cos 30 को √3/2, तो 10 आ जाएगा, तो 10 √3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट भी क्वेश्चन बना सकते हो, मतलब इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लो, a² + b² 10² + 10² + 2 10 10 cos 60, तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। ओके चलो, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड F and 3F act at right angles to each other, the resultant makes an angle of beta with F, the value of beta is, ठीक है। अब देखो बोल रहा है क्या, दोनों 90 डिग्री पे है, दो वेक्टर है दोनों 90 डिग्री, ये और ये दोनों 90 डिग्री पे है, मतलब मान के चलो एक फोर्स लगा होगा F इधर और दूसरा लगा होगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो कि है √3F। तो सिंपल से या तो एंगल फॉर्मूला लगा लो, या फिर डायरेक्टली हम लोग जब 90 डिग्री दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि ये एंगल कितना है, ये एंगल हो गया है 90 डिग्री, एंगल दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो चलो रिजल्टेंट वाला ही फॉर्मूला लगा लो, √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो a का वैल्यू दे रखा है f है ना, फर्स्ट का दे रखा है f² b की जगह दिया √3f, तो √3f का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू एफ इंटू √3f कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है राइट एंगल पे है। कॉस 90 वैल्यू 0 होता है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, पूरा टर्म 0 हो गया। तो बच गया सिर्फ क्या, एफ स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3f स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर प्लस 3f स्क्वायर हो जाएगा 4f स्क्वायर, तो रूट आ जाएगा 2f। ठीक है, या पाइथागोरस थ्योरम से भी यही करते, √f स्क्वायर प्लस √3f स्क्वायर, तो ये वाला आ जाता। ठीक है, आर का वैल्यू तो वही तो आ रहा है, √f स्क्वायर प्लस 3f स्क्वायर, है ना। ओके, तो 2f आ गया। अब पूछा है क्या कि दोनों के बीच का एंगल बताओ, है ना, दोनों के बीच का एंगल बताओ, मतलब ये जो रिजल्टेंट है वो एंगल बताना है, यानी बीटा इसी को बोला है ना। तो रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल बीटा विथ एफ, बीटा जो है एफ के साथ, जो रिजल्टेंट है वो एफ के साथ बीटा एंगल बना हुआ है, तो ये बीटा निकालना है। तो हम लोग पढ़े थे ना टेन थीटा इक्वल टू, तो डायरेक्ट टेन बीटा इक्वल टू, है ना, बी साइन थीटा बाई प्लस बी कॉस थीटा लगा सकते हो, या फिर डायरेक्टली हम लोग, है ना, पी बाई बी √3f बाई एफ लगा दो, पी बाई बी, है ना, √3f इधर था, इधर एफ था, कट गया तो √3 आ जाएगा, और √3 मतलब टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग को बीटा का वैल्यू निकालना था, तो रिजल्टेंट नहीं भी निकालते तो चलता है ना, ये रिजल्टेंट निकालने की जरूरत नहीं था, सिर्फ इतना ही आंसर करना था ये वाला, क्योंकि √3 और एफ तो पता ही था हम लोग को, है ना। ओके, बिल्कुल सेम इसी टाइप से क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है एंगल का, है ना। हाँ, टू फोर्सेस ईच न्यूमेरिकली इक्वल टू 5 न्यूटन आर एक्टिंग एज ऑन इन द फिगर, देन द रिजल्टेंट इज। अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिया है, तो अभी जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे वो लगा सकते हैं। ठीक है, बट एंगल को ध्यान रखना है, एंगल कितना है, देखो ये 60 डिग्री है, बट दोनों के बीच का एंगल जब भी निकालना रहेगा तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, है ना, मतलब कि दोनों का टेल एक जगह से टच करना चाहिए, इधर लगा दिए और इसको उठा के इधर लगा दिए। ठीक है, तो ये एंगल 60 डिग्री था, बट हमको ये वाला एंगल चाहिए होगा, तो टोटल 180 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि टोटल तो 180 आना चाहिए, इधर 60 है। तो अब दोनों के बीच ये 5 न्यूटन था, ये भी 5 न्यूटन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना, कौन सा, 2p cos थीटा बाई 2 वाला, है ना, रिजल्टेंट निकालना है, तो 2p cos थीटा बाई 2 फॉर्मूला जैसे याद भी रख सकते हो उसको। ठीक है, या फिर √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा भी लगाओगे तो भी वही आंसर आएगा। तो 2 इंटू पी मतलब रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड दे रखा है 5, जब इक्वल दिया रहेगा फोर्सेस तब ये फॉर्मूला लगाना है ना, जब इक्वल फोर्स दिया रहेगा कुछ एंगल रहेगा तब ये फॉर्मूला लगा सकते हो। थीटा का जगह लिख देंगे 120 डिग्री बाई 2, तो इधर तो 10 आ गया, और कॉस 120/2 यानी 60 आ गया, कॉस 60 की वैल्यू होता है 1/2, कट जाएगा 5 आ जाएगा, 5 न्यूटन। ठीक है, या चाहो तो, है ना, वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तब भी वही आंसर आएगा। √a का वैल्यू 5 स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू भी 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5, और कॉस 120 ही यूज़ करना पड़ेगा, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 25 हो गया, और कॉस 120 डिग्री वैल्यू होता है -1/2, याद रखना है कॉस 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2, 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा 25 प्लस 25 माइनस 25, है ना, तो ये कट गया, 25 का रूट कितना आ गया 5, तो 5 न्यूटन इसमें भी आ रहा है। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हो चाहो तो, है ना, जैसे निकालना है कोई दिक्कत, बट यहाँ पे एंगल का ध्यान रखना था, है ना, एंगल हम लोग सीखे थे ना कि जब दोनों का टेल एक जगह पे कोइंसाइड करेगा तब उसको हम लोग एंगल निकालेंगे। Similarly, a particle is simultaneously acted by two forces equal to 4 Newton and 5 Newton. The net force on the particle is, ठीक है, बोल रहा है कि a particle is simultaneously acted by two forces equal to 4 Newton and 5 Newton. ठीक है, the net force on the particle, तो net force यहाँ पे पूछा है क्या होगा। ठीक है, मतलब एक फोर्स दे रखा है 4 न्यूटन, दूसरा 5 न्यूटन, लेकिन एंगल नहीं दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया, तो जब भी एंगल नहीं दिया रहेगा ना तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आंसर आएगा। जैसे देखो मान के चलो यहाँ पे इधर लगाते 5 न्यूटन और इधर ही 4 न्यूटन लगाते, तो रिजल्टेंट कितना हो जाता, 9 न्यूटन हो जाता, सिंपली सेम डायरेक्शन में है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन लगाते तो 5 न्यूटन, ठीक है, और इधर लग गया 4 न्यूटन, तो रिजल्टेंट कितना आता, 1 न्यूटन। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा और थीटा नहीं दिया रहेगा तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच लेना है। यहाँ मैक्सिमम कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया यहाँ पे 9 न्यूटन, मतलब इतना मैक्सिमम से मैक्सिमम 9 न्यूटन लग सकता है। मिनिमम से मिनिमम कितना लगेगा, मिनिमम हो गया 1 न्यूटन,
और बाकी जो फोर्स है वो इन दोनों के बीच में होगा, मतलब इधर 5 न्यूटन लगा रहे हैं और इधर सपोज 4 न्यूटन लगा रहे हैं, तो जो जो भी वैल्यू आएगा वो 1 और 9 के बीच में ही आएगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा एंगल पे, एंगल दिया रहेगा तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे √a² + b² + 2ab cos थीटा, वहाँ से निकालेंगे। बट एंगल नहीं दिया रहेगा तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच ही आंसर देना है। ठीक है, तो ये 9 न्यूटन और 1 न्यूटन के बीच में आंसर आएगा। ठीक है, तो ए पार्टिकल 7 द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, नेट फोर्स जो है ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है ना, ये दे दिया है बिटवीन 1 न्यूटन है, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ पे ऑल ऑफ दिस ऑप्शन देता तो भी हो सकता था, क्योंकि सब पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा एंगल पे, है ना, कितना एंगल पे रखा गया है। ठीक है, फिर से देखो सेम टाइप का क्वेश्चन बोला, द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी, बताओ क्या होना चाहिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, 10 न्यूटन और 6 न्यूटन दिया है, फिर से इसका मैक्सिमम, एंगल नहीं दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, आर है ना, मैक्सिमम क्या होगा, सिंपली जोड़ देना है, मिनिमम वैल्यू निकाल लो, मिनिमम के लिए माइनस कर देना है, क्यों, जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड हो जाएगा, यानी 16 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। तो बोल रहा है क्या, द वेक्टर सम कौन सा हो सकता है बताओ, तो जो भी आंसर आएगा इन दोनों के बीच में आना चाहिए, 16 और 4 के बीच में, तो 16 और 4 के बीच में कौन सा आंसर है, 2 तो नहीं है, 2 नहीं है, 16 4 के बीच में नहीं है, 4 से 16 के बीच में देखना है, 8 है, 8 हो सकता है। ठीक है, 8 16 से ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यही ऑप्शन हो गया 8 न्यूटन। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, एंगल नहीं दिया रहेगा डर जाओगे, तो डरना नहीं है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में देखना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कितना फोर्स लग सकता है तो उसको ऐड कर देंगे, कम से कम कितना लग सकता है तो अपोजिट कर लेंगे, बाकी जो वैल्यू आएगा वो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलो, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए ना। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन पढ़े थे, पैरेललोग्राम रूल भी वैसे ही है ना, खाली यहाँ पे ध्यान रखना है कि दो वेक्टर्स हम लोग क्या लिए थे ट्राइंगल में, कि एक वेक्टर ए है, ठीक है, दूसरा फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल को टच कर रहा था, ऐसा है ना, ऐसा करके, तो इसका हम लोग जो है यहाँ से यहाँ मिला दिए थे, फर्स्ट वेक्टर का टेल से सेकंड वेक्टर का हेड तक मिला दिए, वही उसका रिजल्टेंट था। पैरेललोग्राम भी वही बोलता है कि इस बी वेक्टर को उठा के यहाँ ले आओ, है ना, और ए वेक्टर को उठा के यहाँ ले आओ और एक पैरेललोग्राम बना लो, तो इस टाइप से एक पैरेललोग्राम आ जाएगा। इसका रिजल्टेंट बोल रहा है क्या, इसका डायगोनल को मिलाने से आएगा, इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसमें क्या ही चेंज आया, है ना, बिल्कुल हाफ पार्ट हटा देते तो ट्रायंगल ही एडिशन बन जाता है ना। तो सिंपल सी बात है कि पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि जब दो वेक्टर्स के बीच, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है तो दोनों वेक्टर को, है ना, मिला के, पैरेलल मिला के, है ना, एक पैरेललोग्राम बना लो, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वही जो है उसका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट वही होगा सेम, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो फार्मूला वही लगेगा, √a² + b² + 2ab cos थीटा, और एंगल अल्फा निकालना है, ये एंगल है ना, ये थीटा तो ये वाला होता है ना, थीटा तो इसको बोलते हैं, तो अल्फा निकालना है, दैट इज कितना एंगल बनाएगा, तो b sin थीटा बाय a + b cos थीटा, फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। ये है पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन, तो बिल्कुल सेम है, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम बिल्कुल सेम है, खाली वहाँ पे ट्रायंगल लेके बनाते हैं कि दो वेक्टर रहेगा, फर्स्ट का हेड सेकंड का टेल को टच करता है तो उसका रिजल्टेंट फर्स्ट का टेल से सेकंड का हेड तक देना है। और पैरेललोग्राम में बोलता है कि जब दो वेक्टर, है ना, दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम का साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एडजेसेंट साइड को, तो उसका रिजल्टेंट उसका डायगोनल ही बताएगा, है ना, डायगोनल। ठीक है, तो समझ गए होंगे। ठीक है, पॉलीगॉन है ना, पॉलीगॉन रूल ऑफ एडिशन क्या होता है, इसमें बोलता है कि बहुत सारा वेक्टर्स जब लग रहा होगा, ठीक है, किसी बहुत सारा फोर्स लग रहा होगा किसी ऑब्जेक्ट पे, तो रिजल्टेंट जो है फर्स्ट से लास्ट की ओर देना है। जैसे मान के चलो कि मान लो कि एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, सबको हेड और टेल को टच कराना है, तीसरा वेक्टर है सी, चौथा वेक्टर है डी। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट मान लो ए बी सी डी का रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर का टेल से लास्ट वेक्टर का हेड तक मिला देना है, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा।
तो रिजल्टेंट निकालना है इस केस में तो हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट इस तरीके से होगा। लेकिन है ना, इसी को डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं तो जो है जीरो आ जाएगा, है ना, ध्यान रखना। जैसे बताते हैं, ये रिजल्टेंट निकालने का कभी कभी ऐसा ही ऑप्शन दे देगा कि आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, या फिर कौन सा रिलेशन सही है, और ऑप्शन में ये दिया रहेगा। ठीक है, जैसे कभी कभी ऐसा दे देगा, मान के चलो कि ये वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, और तीसरा वेक्टर दे रखा है यहाँ पे सी वेक्टर, ऐसा है ना। तो एक जो है ना, कंप्लीट साइकिल बन गया ये, है ना, मतलब साइक्लिक हो गया। तो साइक्लिक वेक्टर रहेगा तो उसका समेशन हमेशा जीरो होगा। सम ऑफ साइक्लिक वेक्टर्स, सम ऑफ साइक्लिक वेक्टर्स इज इक्वल टू जीरो होगा, है ना। क्यों जीरो होगा देखो, ठीक है, क्यों जीरो होता है। ठीक है, मान के चलो कि यहाँ पे इसको रिजल्टेंट लिखते, सपोज ए वेक्टर ये था, ये बी वेक्टर था, है ना। तो इसका रिजल्टेंट इधर से इधर आता, इसको आर वेक्टर बोल रहे थे। तो आर वेक्टर क्या आता है, यहाँ से आर वेक्टर आ जाता है यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, सिंपली जोड़ देंगे। अब देखो आर वेक्टर जो हम लोग माने हैं और सी वेक्टर दोनों क्या है, दोनों सेम ही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये जो आर वेक्टर है उसको हम लोग माइनस ऑफ सी वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि सेम तो है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या था कि जब डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे तो नेगेटिव लगा देना है। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो इस आर वेक्टर की जगह हम लोग लिखेंगे क्या, माइनस सी वेक्टर, और माइनस सी को उधर ले जाएंगे तो इधर जीरो बच जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना। तो साइक्लिक वेक्टर आ गया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, जीरो। तो वही बोलता है कोई साइक्लिक वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट का सब वेक्टर का समेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे साइक्लिक है ना, पॉलीगॉन है। ठीक है, पॉलीगॉन है, सबको जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान के चलो ऐसा दिया रहा था। ठीक है, ये हो गया ये वेक्टर, ये भी साइक्लिक है ना, तो जीरो आ जाएगा। और ये बी, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, है ना। वेक्टर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन करना है मतलब पहले एडिशन में क्या था, बिल्कुल सब्ट्रैक्शन एक तरह से बोल सकते हो कि जब हम लोग एंगल 180 डिग्री ले लेंगे तब, है ना। जैसे मान के चलो ये एक वेक्टर है, इसमें हम लोग 10 न्यूटन फोर्स इधर लगाएं और इधर लगा दिए 5 न्यूटन, तो यही सब्ट्रैक्शन हो गया एक तरह से। 10 माइनस 5 रिजल्टेंट आ जाएगा 5। ठीक है, तो लेकिन हम लोग तो एक वन डायमेंशनल में है, टू डायमेंशनल में रहेगा तो सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, तो चलो समझते हैं। ठीक है, टू डायमेंशनल में रहेगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन एक स्पेशल केस है एडिशन का ही, है ना। एडिशन का ही, है ना, स्पेशल केस है। देखना कैसे, ठीक है। सपोज सपोज यहाँ पे एक वेक्टर ले लिए ए वेक्टर, है ना। ठीक है, और दूसरा है ना, दूसरा वेक्टर हम लोग ले लिए यहाँ पे सेम, है ना, बी वेक्टर, यहाँ पे बी वेक्टर। ठीक है, अब जो है दोनों का रिजल्टेंट निकालना था, तो रिजल्टेंट तो आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ से आर वेक्टर निकालते, ठीक है, एडिशन वाला एडिशन करते, तो आर वेक्टर इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर, सिंपल सी बात है। बट यहाँ सब्ट्रैक्शन करना रहेगा, सब्ट्रैक्शन, है ना, माइनस करना एक तरह से। तो आर वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा ए माइनस बी वेक्टर, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ए माइनस बी वेक्टर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी वेक्टर, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। मतलब ए प्लस माइनस बी वेक्टर, है ना, मतलब बी वेक्टर को खाली माइनस कर लो और एडिशन ही कर लो, वही सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसका जरूरत पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी सब पढ़ेंगे हम लोग तब, है ना, इसलिए अच्छे से समझ लो, है ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मतलब सिंपली माइनस करना है और कुछ नहीं। तो माइनस करना है तो क्या, ए माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस ऑफ माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है सर, दोनों तो सेम ही है, लेकिन नहीं, दोनों सेम नहीं है, ध्यान रखना है। तो ये देखो अब ए और माइनस बी का रिजल्टेंट ही जो है वो सब्ट्रैक्शन कहलाएगा।
रिजल्टेंट ऑफ ए एंड माइनस बी। तो सोचो ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर है, तो माइनस बी किसको बोलेंगे? माइनस बी मतलब मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो ये जो है ना, सेम रखेंगे बट इधर नीचे तरफ बना दो एक बी वेक्टर, ये हो गया माइनस बी वेक्टर। समझ गए? तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का आप रिजल्टेंट निकाल दो, है ना, मतलब जोड़ दो, ऐड कर दो एक तरह से, वही उसका क्या हो जाएगा? वही उसका हो जाएगा एडिशन वेक्टर। ठीक है, तो एडिशन आप देखो यहाँ से निकालेंगे तो ये जो है फर्स्ट वेक्टर का टेल से सेकंड वेक्टर का हेड तक जाना है, तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ये आर वेक्टर आ गया अब ए प्लस माइनस ऑफ बी। तो सिंपली जब भी सब्ट्रैक्शन करना रहेगा तो सिंपली जो भी दो वेक्टर दिया है ना, ए प्लस माइनस बी करना है तो बी को अपोजिट करके फिर ऐड कर दो, बस रिजल्ट निकाल दो, वही इसका सब्ट्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसका अभी जरूरत है ना, हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, इन टू डायमेंशन, तो बहुत जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है सब्ट्रैक्शन और वेक्टर्स में। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड कर सकते हैं, है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आएगा, और इसका रिजल्टेंट निकालना है तो फिर से वही करना है, रिजल्टेंट निकालने फॉर्मूला वही लगाना है, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर क्या आएगा? वही आने वाला है, प्लस 2 ए बी की जगह माइनस बी लिखेंगे, है ना, और कॉस थीटा। ठीक है, तो सिंपली फॉर्मूला क्या आ गया? अंडर रूट ए स्क्वायर, जहाँ जब बी था वहाँ माइनस कर ली, बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हो क्योंकि माइनस बाहर आ गया। ये हो गया आर वेक्टर, आर निकालने का फॉर्मूला। सिमिलरली टेन अल्फा निकालना है ना, मतलब ये एंगल निकालना है, तो बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी कॉस थीटा लिख लेंगे। ठीक है ना, प्लस की जगह क्या क्या लेना है? माइनस आ जाएगा। ये टेन अल्फा निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कुछ कुछ हम लोग मतलब बिल्कुल सेम है, सिमिलर ही है एडिशन जैसा, बट खाली बी की जगह माइनस बी करके रिजल्टेंट ले लेना है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ बोल रहा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन इज 37 डिग्री, देन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर, है ना, मतलब रिजल्टेंट, है ना, जो यहाँ पे ए माइनस बी वेक्टर है उसका हम लोग का मैग्नीट्यूड निकालना है। एंगल दिया है 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री का, है ना, वैल्यू तुम लोग को पता होगा, नहीं पता है तो बता देते हैं। मान लो कि एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये 37 सपोज ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 53 डिग्री, क्योंकि जोड़ने से तो 90 आना चाहिए इन दोनों को, टोटल 180 आना चाहिए, अकेले ये 90 है तो इन दोनों को जोड़ने से 90 आना चाहिए। तो एक 37 है तो दूसरा 53 है। तो ऐसा कब होता है? जब यहाँ पे, है ना, जब यहाँ पे ले लेते हैं 3 4 5 ऐसा लेते हैं ना, जब 3 4 5 साइड लेंगे ना तो ये अपने आप एंगल 37 और 53 बन जाता है। तो याद रखना है कि 37 के सामने वाला जो कम एंगल है उसके सामने वाला कम होगा, और जो ज़्यादा एंगल है 53 वाला उसके सामने वाला एंगल ज़्यादा, मतलब वैल्यू डिस्टेंस ज़्यादा होगा। और ये 5 जो है पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ही 5 दे देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ से हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं, मान लो साइन 37 लिखना है। ठीक है, साइन 37, तो 37 ये हो गया, तो पी बाई एच, तो पी हो गया 3, एच हो गया 5। ठीक है, साइन 53 लिखना है, तो बी बाई एच, बी हो गया 4/5, ऐसे जरूरत पड़ेगा। कॉस लिखना है, मान लो कॉस 37 लिखना है। ठीक है, तो बी बाई एच होता है तो 4/5, कॉस 53 लिखना है तो पी बाई एच होता है तो 3/। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा सॉरी, फार्मूला पी बाई एच बी बाई एच ही होता है हर बार, तो इसके लिए बेस अलग हो जाएगा। 37 के लिए बेस ये होगा, 53 के लिए बेस ये वाला होगा। ठीक है, तो बेस चेंज हो जाएगा ना, साइन थीटा हमेशा पी बाई एच ही होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज याद रखेंगे, है ना। अब मान के चलो यहाँ पे ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मतलब एक तरह से सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, यानी आर वेक्टर फाइंड करना है, आर वेक्टर फाइंड करना है ना, सब्ट्रैक्शन वाला। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, है ना, माइनस लगाएंगे, माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ए का वैल्यू कितना दे रखा है? ए का वैल्यू है 5, तो 5 स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना दे रखा है? 10, तो 10 का स्क्वायर।
-2a, का वैल्यू कितना है 5, b का वैल्यू है 10, cos 37, cos लिखेंगे और थीटा का वैल्यू 37 दे रखा है। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 10 का स्क्वायर हो गया 100, माइनस फिर से 10 इंटू 10, cos 37 का वैल्यू कितना हो गया 4/5, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 2। तो 25 प्लस 100 हो गया 125, माइनस 4 टू जा 8, 8 इंटू 10 तो 80 बच जाएगा। तो ये कितना हो गया 125 माइनस 80 हो गया कितना 45। ठीक है, 45 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, मतलब 9 5 जो 45 होता है। तो 3 का √3 आ जाएगा, √5 अंदर में रह जाएगा। ठीक है, तो 3 √5 हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सा 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ रहे होंगे। चलिए बहुत बढ़िया। सिमिलरली एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। बॉल इज मूविंग टुवर्ड्स वॉल विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड बैक along the initial direction, then find magnitude of change in velocity। ठीक है, मान के चलो कि एक बॉल है ना, ठीक है, जो कि एक बॉल है जो वॉल वॉल ये वॉल हो गया ना, वॉल से जाकर टकरा रहा है। ठीक है, मान लो एक बॉल है, इसको फेंके, वॉल से टकराया। ठीक है, कितना स्पीड से जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड। मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इधर इधर पॉजिटिव एक्सिस मान लेते हैं। तो ये जो वेक्टर है वेलोसिटी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं, इनिशियल कितना मीटर से जा रहा है 20। किस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस तरफ जा रहा है, इसको आई कैप बोल देंगे। हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन है उसको आई कैप बोलते हैं। फिर इट गेट्स डिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द इनिशियल डायरेक्शन। ठीक है, फिर से थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये इनिशियल डायरेक्शन में बैक चला गया वापस, मतलब गया फिर वापस यहाँ टकरा के इधर चला गया, उतना ही स्पीड से है ना। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया इसी डायरेक्शन में आएगा उतना ही स्पीड से, लेकिन माइनस लग जाएगा। माइनस क्यों लगा कि डायरेक्शन अपोजिट हो गया, और नेगेटिव एक्स एक्सिस जाएगा तो उसको माइनस से दिखाते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ है ना। मतलब मान के चलो कि देखो ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन, यहाँ से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव लेना है, इधर जाएंगे तो नेगेटिव लेना है, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। तो इधर हम लोग मान लो इसी को ओरिजिन मान लिए, यहाँ से हम लोग इधर पहले गए, ठीक है, वॉल से टकराया तो राइट साइड जा रहा है तो पॉजिटिव, इसलिए +20 आई कैप लिख दिए चलो, और फिर वापस आ रहा है इधर तो -20 आई कैप हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो डेल्टा वी निकालना है। ठीक है, तो डेल्टा वी वेक्टर निकालेंगे सपोज, तो है ना, ये वी आई वैक्टर हो गया, ये वी एफ वैक्टर, मतलब फाइनल और इनिशियल। तो हमेशा चेंज फाइनल माइनस इनिशियल करना है, ये ध्यान रखना है, जीरो नहीं आएगा, ध्यान रखना। फाइनल मतलब वी एफ माइनस वी आई, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना हो गया -20 आई कैप, माइनस तो यहाँ फॉर्मूला में था, और वी आई क्या है, वी आई है 20 आई कैप, प्लस में है, चलो ये प्लस लिख देते हैं। तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही होना है, तो -20 आई कैप, -20 आई कैप, -40 आई कैप आ गया। ठीक है, ये हो गया इसका वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हो गया। बट मैग्नीट्यूड पूछा था, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना है 40, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। ओके, सो नेक्स्ट है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, अब आते हैं रिजोल्यूशन में। मतलब अब देखो, पहले क्या कर रहे थे, दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहा था। आप पूछे कि रिजल्टेंट कितना है बताओ, है ना। एक तरह से हम लोग ऐड कर रहे थे, जोड़ रहे थे। अब इसको तोड़ना है। मान लो रिजल्टेंट पता है, हम लोग को रिजल्टेंट पता है, तो फिर उसको कैसे तोड़ेंगे। रिजोल्यूशन हमेशा दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किया जाता है। रिजोल्यूशन हमेशा दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पता है, मतलब रिजल्टेंट हमको पता है, बोलेगा बता एक्स डायरेक्शन में इसका कितना रहा होगा, वाई डायरेक्शन में कितना रहा होगा, तब रिजल्ट में इतना आया, है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी, मतलब इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब रिजल्टेंट पता है, अब रिजल्टेंट को तोड़ना है। पहले क्या था, अलग अलग वेक्टर पता था, उसको रिजल्टेंट निकालना था, उसके लिए फॉर्मूला लगा दिया √a² + b² + 2ab cos थीटा। लेकिन रिजोल्यूशन हमेशा, ठीक है, मतलब रिजल्टेंट पता है, उसको दो डायरेक्शन में तोड़ना है। तो रिजोल्यूशन मतलब क्या हो गया, है ना, ए वेक्टर कैन बी
रिजॉल्व इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, कैसे देखो, है ना, हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही कंपोनेंट में तोड़ना है। ठीक है, जैसे देखना है ना, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो ये वेक्टर है कोई जो कि एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस है इधर वाला, है ना, और इधर वाला हो गया वाई एक्सिस, और यह है कोई आर वेक्टर, है ना, कोई वेक्टर है आर जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमको मतलब एक तरह से रिजल्टेंट पता है ना, रिजल्टेंट पता है। अब पूछा है कि एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना था और वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना था। ठीक है, तो वो हम लोग को फाइंड करना है। इसको ऐसा भी हम लोग सोच सकते हैं कि ये जो वेक्टर है आर, है ना, दो वेक्टर से मिलकर बना होगा। एक मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में आर एक्स मान लिए, और एक वाई डायरेक्शन में एरो लगा के ऐसा आर वाई मान लिए, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो यही रिजल्टेंट आया होगा आर। ठीक है, दो वेक्टर है, एक वेक्टर एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो यही आर एक्स और आर वाई निकालना है। पहले क्या था, आर एक्स आर वाई पता रहता था, अब है ना आर आर निकालना रहता था, अब जो है आर दे दिया हुआ है, आर एक्स आर वाई निकालना है, ऐसा समझो। ठीक है, तो सिंपल है, बहुत ही आसान, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में, ठीक है, इन है ना साइन थीटा यहाँ से निकालो, बताओ इस ट्राइंगल में यहीं लिख देते हैं, चलो साइन थीटा निकालो। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच, तो पी हो गया आर वाई बाई एच, एच क्या हो गया आर, तो आर वाई निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, खत्म। मतलब आर वाई निकालना था, आर पता था थीटा पता था, आर पता था थीटा पता था, अब आर वाई निकालना है तो आर साइन थीटा ले लेंगे। सिमिलरली कॉस थीटा ले लो, चलो कॉस थीटा लेते, तो बी बाई एच, बी मतलब आर एक्स बाई एच, एच मतलब आर, ये बी हो गया ये वाला, है ना, और एच हो गया, तो आर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा। ठीक है, तो समझ गए। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग ऐसे याद रखना है कि जिधर थीटा है ना, मान लो कि यहाँ रिजल्टेंट है, ऐसा ध्यान रखना, ये रिजल्टेंट है और इधर हमको थीटा दे रखा है, इधर है ना, ये थीटा है, इधर थीटा नहीं है। ठीक है, तो ये जो आर है, यदि हम लोग एक्स डायरेक्शन में तोड़ते हैं, थीटा का डायरेक्शन में तोड़ोगे तो कॉस थीटा लिखना है, आर कॉस थीटा, मतलब इस डायरेक्शन में जो आएगा वो आर कॉस थीटा होगा। और इस डायरेक्शन में तोड़ेंगे इसको कंपोनेंट्स में, ठीक है, या रिजॉल्व करेंगे, तो थीटा का डायरेक्शन नहीं है तो साइन थीटा लिखेंगे, आर साइन थीटा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये आर था, इसको हम लोग थीटा के डायरेक्शन में तोड़ दिए और एक थीटा के परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में तोड़ दिए, तो ये तो आर एक्स हो गया, ये हो गया आर वाई। तो जिधर थीटा था उधर उधर क्या आ गया, आर आर एक्स का वैल्यू देखो कॉस थीटा आ गया, आर एक्स वैल्यू क्या आ गया कॉस थीटा, आर आर वाई वैल्यू क्या आ गया साइन थीटा। इसको हम लोग डायरेक्टली याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, जाओ मान लो यहाँ पे दे रखा है, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, मान लो एक वेक्टर दे रखा है यहाँ पे 10 न्यूटन रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, ठीक है, और है ना ये एंगल दे रखा है सपोज 60 डिग्री। अब हमको चाहिए कि ये जो फोर्स है एफ एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा, तो एफ एक्स कितना आएगा बताओ, कितना आना चाहिए, इस डायरेक्शन में निकालेंगे तो ये 60 डिग्री है थीटा और 10 न्यूटन दे रखा है, तो सिंपली क्या करना है 10 cos थीटा लगाएंगे, है ना, थीटा का डायरेक्शन तोड़ेंगे तो 10 cos लगाना है, जो भी दिया था उसका cos ले लेंगे, तो 10 × cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, 5 आ जाएगा, 5 न्यूटन आ गया। अच्छा एफ वाई पूछ लेता, वाई बताइए मतलब ऊपर डायरेक्ट इस डायरेक्शन में क्या आएगा, तो ऊपर अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है जहाँ थीटा नहीं है, तो साइन लगाएंगे, तो 10 sin 60, तो 10 और sin 60 बोल होता है √3/2, तो 5√3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग है ना एक वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, आ जाओ। जैसे बोल रहा है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि इफ फोर्स F इक्वल टू 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, फाइंड इट्स वाई कंपोनेंट, है ना। अच्छा यहाँ पे देखो, है ना, बोल रहा है क्या 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है एक्स एक्सिस तरफ लग रहा है ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि 10 न्यूटन जो है वो एक्स एक्सिस तरफ ही लग रहा है, वाई एक्सिस तरफ जो है नहीं दिया है,
है ना, कुछ एंगल पे रहता है तब हम लोग वाई एक्सिस को तोड़ सकते हैं। अभी तो एंगल 0 डिग्री दे दिया एक तरह से, मतलब सोचो क्या कि ये एक्स एक्सिस तरफ ही है ना, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू इधर हो गया एक्स एक्सिस पर 0 डिग्री हो गया। ठीक है, अब सोचो इसका वाई कॉम्पोनेंट पूछेगा तो वाई है ना, मान लो थोड़ा सा रहता है ऐसा रहता है ना, तो कुछ ना कुछ एंगल रहता है यहाँ पे थीटा, लेकिन ये इसी डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में ही है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, इसका मतलब 0 हो गया होगा। अब 0 हो गया तो वाई कॉम्पोनेंट कैसे निकालेंगे, तो एफ वाई निकालना है तो थीटा का अपोजिट डायरेक्शन लेंगे तो साइन थीटा लेंगे, तो टेन साइन 0 ऐसा लिख सकते हो, टेन साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू तो 0 डिग्री होता है, तो पूरा 0 आ गया। अब जो वेक्टर वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में ही है तो वाई डायरेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, तो वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वाई कॉम्पोनेंट इसका क्या हो गया है 0। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, अ वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रहा है। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज 250 न्यूटन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, बोल रहा है कि मान लेते हैं इसको हॉरिजॉन्टल लेते हैं, ये फिर से एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल मान लिए और वाई एक्सिस को मान लिए वर्टिकल थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक वेक्टर जो है वो मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रहा है, मतलब यहाँ इधर मान लेते हैं ये हो गया 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। ठीक है, ये हो गया आर वेक्टर, कोई वेक्टर है या एफ वेक्टर, चलो फोर्स ले रहे हैं तो एफ ले लेते हैं। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज 250 न्यूटन, है ना, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है 250, मतलब इस डायरेक्शन में हमको पता है 250, ये वाला पता है 250 न्यूटन, मतलब एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स पता है 250 न्यूटन। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, पहले मैग्नीट्यूड निकालना, मतलब एफ कितना रहा होगा और उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग जब दो कंपोनेंट होते इधर तोड़ते एफ, है ना, एफ इधर तोड़ते तो एफ वाई होता है और इधर तोड़ते तो एफ एक्स होता है, तो पहले हम लोग एक्स ले लेते हैं, तो एफ एक्स क्या आता है बताओ, एफ एक्स क्या आता है, क्योंकि थीटा का डायरेक्शन तोड़ रहे हैं तो एफ कॉस थीटा लिखेंगे, एफ कॉस थीटा, और थीटा की जगह 30 डिग्री दिया है, बट एफ एक्स हमको गिवन है 250, एफ निकालना है, कॉस 30 का वैल्यू कितना हो गया √3/2। ठीक है, तो यहाँ से एफ निकल गया, तो एफ हो जाएगा उधर जाकर मल्टीप्लाई 500/√3, ये हो जाएगा एफ का वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकल गया है। फिर इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालना, मतलब एफ वाई निकालना है, बताओ एफ वाई कैसे निकलेगा, एफ वाई निकालना है तो एफ साइन चला जाएगा, एफ साइन 30 डिग्री, और एफ का वैल्यू दे रखा है 500, एफ हम लोग निकाल लिए, एफ 500/3 आ चुका है, और साइन 30 वैल्यू 1/2 कट जाएगा, 250 आ जाएगा, तो 250/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है, बस कॉम्पोनेंट्स में तोड़ना आना चाहिए। थीटा का डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो कॉस थीटा लिखेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो साइन थीटा लिखेंगे, खत्म। ठीक है, अब आ गया एडिशन ऑफ, है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर से ज़्यादा का एडिशन करना है, 2 फैक्टर का हम लोग एडिशन सीख चुके हैं, 2 फैक्टर से ज़्यादा रहेगा तो फिर हम लोग कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जैसे मान कर चलो कि एक ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है ना, इस पर एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है ना, बहुत सारा फोर्स लग रहा है। अब बोल दिया ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा बताओ, इतना सारा फोर्स लग रहा है किधर जाएगा, तो ऑब्वियसली जिधर ज़्यादा फोर्स लगेगा उधर ही जाएगा, उधर ही नेट रिजल्टेंट आएगा। तो कैसे निकालेंगे इसका रिजल्टेंट, 2 वेक्टर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता चल गया, √a² + b² + 2ab cos थीटा, लेकिन जब बहुत सारा फैक्टर्स आएगा तो फिर कैसे निकालेंगे, तो हम लोग फिर, है ना, रिजॉल्व करके निकालेंगे। दैट मीन्स करना क्या है कि जितना फैक्टर्स रहेगा, है ना, इसमें लिख देते स्टेप्स, है ना, रिजॉल्व ऑल द फैक्टर्स इन एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। पहला स्टेप क्या रहेगा, सबको एक्स और वाई में रिजॉल्व कर देना है। ठीक है, दूसरा फाइंड, है ना, समेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स या फोर्स जो भी लिखना है। ठीक है, एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ वाई, एफ यहाँ पे फोर्स जैसा मान लिया, वेक्टर मान लो कुछ भी। ठीक है, मतलब सबको एक्स डायरेक्शन वाला एक साथ निकाल लो और वाई डायरेक्शन वाला एक साथ निकाल लो। अब सपोज एक्स डायरेक्शन वाला हमको पता चल गया रिजल्टेंट, है ना, ये एक्स डायरेक्शन वाला है और ये वाई डायरेक्शन वाला है। ठीक है, तो रिजल्टेंट हम लोगों ने ये वाई डायरेक्शन को यहाँ भी लिख सकते हैं, तो रिजल्टेंट निकालना है तो फिर ऐसा निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ से फिर अल्फा निकालना है, थर्ड हम लोग 10 अल्फा निकालना रहेगा, तो ये एफ एक्स वाला हो गया समेशन ऑफ एफ एक्स, और ये समेशन ऑफ एफ वाई वाला।
ठीक है, तो एफ वाई बाई एफ एक्स आ जाएगा। टेन थीटा इक्वल पी बाई बी, है ना। तो इस तरीके से एंगल भी निकाल सकते हैं। फिर से एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान के चलो यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द गिवन वेक्टर्स। देखो यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड करने बोल दिया। देखो कौन कौन सा फैक्टर, इधर एक 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर 5 न्यूटन लग रहा है और इधर 10 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, चलो तो हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पे, है ना, रिजल्टेंट। तो सबसे पहले क्या करना है, सबको एक्स और वाई कॉम्पोनेंट में तोड़ देना है। तो इधर तो एक्स कॉम्पोनेंट था, इधर है वाई। तो ऑलरेडी देखो 4 न्यूटन और 5 न्यूटन तो ऑलरेडी एक्स और वाई कॉम्पोनेंट में है ही, ये एक्स में है और ये वाई में, नेगेटिव एक्स में है और ये नेगेटिव वाई में। बच गया इस 10 को ही पहले तोड़ देते हैं। तो 10 को जब थीटा के डायरेक्शन तोड़ोगे तो इधर लिखेंगे 10 कॉस थीटा यानी 37, और 10 कॉस 37 की वैल्यू 10 कॉस 37 की वैल्यू कितना हो गया, लिखेंगे 4/5, 4/5 तो आ जाएगा 40। ठीक है, ये आ गया, सॉरी 8 आ जाएगा ना, 8 आ जाएगा, 8 न्यूटन। ठीक है, तो इस वेक्टर को हम लोग इस डायरेक्शन में तोड़ दिए तो इधर भी तोड़ दो। तो इधर लिखेंगे क्या, 10 साइन 37, साइन 37 बोलो 3/5 तो 6 आ गया, मतलब इस डायरेक्शन में आ गया 6। खत्म। अब जब तोड़ दिए तो इसको देखने का जरूरत नहीं है, इसका काम खत्म हो गया, है ना। और बाकी सब वेक्टर तो ऑलरेडी था ही, है ना। जब नहीं रहा था तो सबको एक्स वाई डायरेक्शन में तोड़ देते। तो 4 न्यूटन और इधर जो 5 न्यूटन है वो ऑलरेडी है। अब देखो एफ एक्स निकाल लो, एफ एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन का समेशन ऑफ एफ एक्स निकाल लो। तो एफ एक्स निकालना है तो पहले पॉजिटिव वाला लिखना है ना, एक्स डायरेक्शन का पॉजिटिव में जो है, पॉजिटिव में कौन है, पॉजिटिव में है 8 न्यूटन है। ठीक है, पॉजिटिव में 8 न्यूटन है और नेगेटिव में कौन है, 4 न्यूटन है। तो उसको माइनस कर लेंगे, नेगेटिव वाला को 4 न्यूटन। तो रिजल्टेंट कितना आ गया, 8 - 4 यानी 4 न्यूटन। आई होप समझ रहे होंगे, है ना। पहले एक्स डायरेक्शन वाला सब हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे, जो पॉजिटिव तरफ है उसको पॉजिटिव में लिखेंगे, जो नेगेटिव तरफ है उसको नेगेटिव में और जोड़ देना है। ठीक है, उसी तरह एफ वाई निकालेंगे, फिर पॉजिटिव तरफ लिखो। पॉजिटिव तरफ जो है वो 6 न्यूटन है, ये वाला क्या है 6 न्यूटन, इसको तोड़ने से जो आया था। और नीचे तरफ है 5 न्यूटन, तो उसको माइनस कर लेंगे तो आ गया कितना 1 न्यूटन। खत्म। अब हमको एफ एक्स पता चल गया और एफ वाई पता चल गया। एफ एक्स कितना पता चल गया 4, एफ वाई पता चल गया 1। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से लगा देंगे, है ना। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 1 का स्क्वायर तो अंडर रूट 17, अंडर रूट 17 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही करना है। तो यहाँ पे एफ एक्स निकालने के बाद रिजल्टेंट निकालेंगे आप, तो अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे समेशन लिख सकते हो, उसी को एफ एक्स मान ली है। और एंगल भी निकालना था तो 10 अल्फा इक्वल टू लिखते हैं एफ वाई बाई एफ एक्स। तो एफ वाई का वैल्यू कितना था, एफ वाई 1 है, एफ एक्स 4 तो 1/4 आ जाता। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। बहुत ही आसान। एक और क्वेश्चन इसी टाइप से कर लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा फील हो जाएगा। जैसे मान के चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, देखो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में 5 न्यूटन ऑलरेडी है, लेकिन ये 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन दोनों जो है एक्स और वाई डायरेक्शन नहीं है। जो एक्स वाई में नहीं है उसको तोड़ देना है। ठीक है, जो ऑलरेडी है उसको तोड़ने की क्या जरूरत है, तो ऑलरेडी है, तो इसको तोड़ो। इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 37 डिग्री पे है, तो 5 cos 37 यानी cos 37 का वैल्यू हो गया 4/5, 5 5 कट गया तो 4 आ गया। इसी 5 को इधर तोड़ेंगे तो लिखेंगे 5 sin 37, sin 37 का वैल्यू 3/5 तो इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब अब इसका काम खत्म, दो कंपोनेंट से तोड़ लिए तो काम खत्म हो गया। सिमिलरली इसी 5 मिनट को इधर तोड़ेंगे तो लिखेंगे 5 cos 53, cos 53 का वैल्यू होता है 3/5 तो ये 3 आ गया। और इसी को इधर तोड़ेंगे तो 5 sin 53, sin 53 का वैल्यू 4/5 तो फाइनली आ जाएगा 4, तो 4 आ गया। तो इधर 4 आ गया, है ना, तो इसका भी काम खत्म। तो अब जो है रिजल्टेंट निकालो, है ना। एफ एक्स डायरेक्शन निकालो, एफ एक्स निकालते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में क्या, एक तो पॉजिटिव तरफ एक ही है वो 4 न्यूटन है तो 4 लगा दिए। फिर नेगेटिव तरफ 3 था तो -3 कर लिए तो 1 आ गया। वाई डायरेक्शन में देखो, वाई डायरेक्शन में क्या है, वाई डायरेक्शन में एक तो इधर वाला 4 न्यूटन था, इधर वाला 3 न्यूटन था। तो 4 + 3 सब ऊपर तरफ है और -5 नीचे था तो हो गया 7 - 5 2 आ गया। खत्म। तो एफ एक्स पता चल गया 1 और एफ वाई पता चल गया कितना, एफ वाई पता चल गया 2। तो रिजल्टेंट निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 + 4 यानी अंडर रूट 5 आ जाएगा।
ठीक है, एंगल ही निकालना रहता है टेन अल्फा, तो एफ वाई बाई मतलब 2/1 आ जाएगा, यानी 2 आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, और रिजोल्यूशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग सब कवर कर चुके हैं, सिर्फ बच गया प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट क्लास ये चैप्टर मतलब वेक्टर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।